जनता की अदालत। अखिल भारतीय महिला मंडल की अध्यक्षा नीलम जी हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मधु जी भी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अगर प्लीज वो आगे आ जाएं। तरुणा जी, आपसे भी अनुरोध है, आप भी साथ में आ जाएं। पारस देवी जी, आप भी आगे आ जाएं। पंकज जी, आप भी। माइक। क्योंकि ये कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं है, फिर भी आप बहुत सम्मानीय हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 2 शब्द हमारे बीच में। वैसे इल्जाम मैं आप पे भी लगा सकता हूँ। यस वैसे इल्जाम मैं आप पे भी लगा सकता हूँ कोर्ट की कार्रवाई में इंटरफेयर करने के लिए। जज साहब और वकील साहब कह रहे हैं, तो जज साहब की अनुमति हो तो मैं इस कार्यक्रम के लिए पंकज जी और टीपीएफ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कुछ इल्ज़ामात हमने सुने जो श्रीमान विनोद जी कछारा पर लगाए जा रहे थे, बहुत ही सटीक, जितना मुझे मुंबई की जानकारी है उसके हिसाब से मुझे लगा कि बहुत ही सटीक उत्तर उन्होंने दिए। और मुंबई की जनता अपनी पीड़ा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हम तभी करते हैं कि लोगों के मन की भावनाएं हम तक पहुँचे और किस हद तक हम उसका निवारण कर सकें, उसके लिए ये जो जनता की अदालत टीपीएफ मुंबई ने इसका आयोजन किया है, तो अ बिग बूम कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे अगले गेस्ट हैं जो हमारे बिजनेस टाइकून हैं, श्रीमान मेघराज जी धाकड़। हेलो। जनता की अदालत के हमारे तीसरे मेहमान हैं श्री मेघराज जी वल्द सोहनलाल जी धाकड़। आप राजस्थान के राजसमंद जिले के शिशोदा ग्राम निवासी एवं मुंबई प्रवासी हैं। वर्तमान में आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मंगल क्रेडिट एंड फिनकॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, जिसमें 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 15 वर्ष की उम्र से आप सक्रिय बिजनेसमैन रहे हैं। पारंपरिक व्यवसाय में नई सोच के सफल मिश्रण से आपने अच्छी सफलता हासिल की है। जैन विश्व भारती के उपाध्यक्ष, मुंबई सभा के उपाध्यक्ष, शिशोदा युवक परिषद के अध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों के अलावा आप टीपीएफ के एटीएम मेडिकल वैन और कई अन्य प्रोजेक्ट के सक्रिय सहयोगी रहे हैं। लॉकडाउन के वक्त आपने 5000 से अधिक परिवारों की आर्थिक सहायता की है। विधान भवन से आपको इंडियन अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमें विश्वास है कि तेरापंथ समाज को सदा आपकी सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। तो आइए अब आप और हम शुरुआत करें जनता की अदालत की कार्रवाई। श्री मेघराज जी धाकड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघराज जी ने हमें बताया कि वो अपनी पैरवी स्वयं करेंगे, तो यदि जज साहब की अनुमति हो तो कार्रवाई शुरू की जाए। कार्यवाही प्रारंभ की जाए। मेघराज जी, हम मुंबई में सब आपसे परिचित हैं, लेकिन जनता का ये आरोप है कि आप बहुत छोटी आयु में ही आप बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते थे। आपके सपने बड़े ऊंचे थे। अगर अपने हेलो सर, अपने को ये मनुष्य जीवन मिला है तो मेरा नहीं, हर इंसान का यही रहता है कि कुछ करूं। तो एक्चुअली राजस्थान से पढ़ के बॉम्बे आए थे, कुल्ला चौल सिस्टम में रहते थे, तो ये सोचा था कि लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करें, और उसके लिए हमने प्रयास किए कि ऊंची उड़ान, जैसे हमारे जो व्यावसायिक जो बिजनेस थे, ज्वेलरी को छोड़ के अपन क्या कर सकते हैं, कुछ कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और सपना रखना तो सर स्वाभाविक है, इंसान है, हर इंसान के होते ही ये सपने, कोई शेयर करता है कोई नहीं करता है। और जब तक फोकस ही नहीं रहेगा तो कौन कैसे क्या कर सकता है सर। आज शायद वो सपना था, इसलिए आपने मेरे को ये मौका दिया प्रोफेशनल फोरम में, नहीं तो शायद वो मौका भी नहीं मिलता है मेरे को। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, लेकिन जनता का ये मानना है कि आप, मेघराज जी, आपके लिए पैसा ही भगवान है। आपके लिए पैसा सर्वोपरि है और पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।
किसी भी हद तक जा सकते हैं? पैसा भगवान है ये मैं नहीं मानता हूँ, बट ये मानता हूँ कि आज के ज़माने में पैसा भगवान से भी कम नहीं है। एक कहावत है, ये दुनिया में न पाने की चाहत होती न खोने का डर होता, तो इस दुनिया में न ईश्वर होता न ईश्वर की इबादत होती। तो जो कुछ भी हो रहा है सर, धन के बगैर क्या हो सकता है? आज अपन यहाँ पे भी खड़े हैं तो धन का ही कहीं ना कहीं विसर्जन है। जो आपने ये व्यवस्था की उसमें भी धन लगता है, एजुकेशन में, मेडिकल में, किसी की हेल्प करने में, तो धन के सिवा तो कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता सर। और ऑफकोर्स सेकंड आपका था कि धन के चाहत के लिए अपन कुछ भी वे तक जा सकते, ये बात गलत है। हमने लाइफ में, मैंने जहाँ तक मेरी सोच है, दो टाइप के काम होते हैं, एक होते हैं एथिकल, एक होते हैं अनएथिकल। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिस्टम के खिलाफ होते हैं। महात्मा गांधी ने कोई गलत काम नहीं किया, वो सिस्टम के खिलाफ किया, इसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। तो देयर इज एथिकल वर्क कि भाई जिससे किसी को हार्म नहीं होए, किसी का नुकसान करके अपनों को पैसे नहीं कमाने। तो ऐसे लाइफ में कोई काम नहीं किए किसी का नुकसान होकर मेरे को फायदा हुआ है। रही बात सिस्टम में कुछ लूप होल थे, उसका बेनिफिट उठाने का जो मेरे में कला थी वो हमने बेनिफिट उठाए। तो पैसा ही सब कुछ है और पैसे के लिए मैं कुछ भी हद तक गया, ये बात गलत है। अभी अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया इथिकल, तो उसके बाद आपने एक शब्द जोड़ा इथिकल वर्क। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इथिकल क्राइम? एथिकल क्राइम क्या होता है? व्हाट इज एथिकल क्राइम? आप बताओ, एथिकल क्राइम किसको बोलते हैं? जैसे मैं तो यही समझता हूँ कि किसी को किसी का गलत करके किसी को नुकसान पहुँचा के वो काम लाइफ में नहीं होना चाहिए। अपन जब जैन धर्म में हुए, हम तेरापन समाज, इतने बड़े गुरु के वो छत्र छाया हम रह रहे हैं, तो एथिकल का तो हमें अंदाज़ा होना ही चाहिए कि संस्कार क्या होने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए, वो तो इतना अनुभव तो होना ही चाहिए। रही बात उसको हर आदमी का देखने का नज़रिया अलग है, कौन कैसे क्या ले, उसका अपन क्या कर सकते हैं सर। मतलब आप जो व्यवस्था है, कानून है, उसमें कहीं लूप होल ढूंढ के या उसका फ़ायदा उठाने में आप बड़े एक्सपर्ट हैं। लूप पॉइंट, वो वर्ड का लूप पॉइंट दो चीज़ होती है। कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कानून इज अ डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस सिस्टम्स। उसमें क्या जो भी होते, मैं नहीं, यहाँ पे जितने भी बैठे हर आदमी बेनिफिट उठाता है। कोई बोल रहा है, मैं तो आपको मंच पे बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहे भाई, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो बेनिफिट नहीं उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेघराज जी, आपके ऊपर एक आरोप है कि आप अगर किसी को पैसा दे दो तो उसको वसूल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। किसी को पैसे दे देना और वसूल करना दो चीज़ें सर। वसूल इज अ डिफरेंट, और एक पैसा हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। वसूली तो होती है कि अपन उससे वसूल करना चाह रहे हैं। रही बात, मेरी खुद की एनबीएफसी है, आरबीआई के गाइडलाइंस है, तो फाइनेंस का बिजनेस है। अगर अपने को सिस्टम में अगर किसी से पैसे ले ही नहीं सकते तो अपन फाइनेंस का धंधा कैसे करेंगे? सेकंड थिंग ये है कि मैं नहीं सर, सबके लिए ये ज़रूरी है कि उनके पैसे की वो कैसे रक्षा कर सके। क्या होता है सर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि सबसे बड़ी जैन समाज की ये कमी रही है कि वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, पर 30,000 रुपया वकील का उनको महंगा लगता है। वो एक कहावत है अपने बारे में कि जो गन्ना होते हैं ना, गन्ना नहीं देते और वो जो बेटी है वो देने को तैयार है। तो मेरे पास ऐसे कितने केस आ गए, भाई उसने मेरे पैसे खा लिए, आज मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किए, रिटर्न नहीं आया। इसका रीज़न ये कि वो सिस्टम ही फॉलो नहीं किया उन्होंने। तो अपने पैसे की अगर अपन, तो मेरे को आप क्वेश्चन है राज जी कि जब अपने पैसे अपन कमाते और अपन संभाल ही नहीं सकते तो फिर पैसे कमाएं क्यों? और कमाने के बाद अगर वो अपने को कंट्रोल ही नहीं है तो फिर वो पैसे का कमा के क्या फ़ायदा? तो सिस्टम से अपने पैसे की अपन कैसे रक्षा आफ्टर डेट भी नुकसान होते हैं काफ़ी, ऐसे नहीं है। तो ये सब अनुभव से सीखा कि हाउ टू सेव आवर मनी। आज से 10 साल पहले मैं जो मेरे गांव सिसोरा वालों को, मैं यहाँ से मेरे जितने भी युवा थे सबको लोनावाला ले जाके ये प्रैक्टिस दी कि भैया ये कैश का काम बंद करो, क्यों इसमें पैसे डूब जाएंगे। तो फोकस ये नहीं है कि किसी के पैसे ले लेने कि वसूली करनी, फोकस ये है कि हाउ टू सेव आवर मनी, कि अपने पैसे को कैसे सेव किया जाए।
जनता से मुझे पता चला है कि एक बार आपसे किसी सज्जन आदमी ने आपसे उधार लिया, उसके पास शायद आपको वापस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो आपने उसको नौकरी पे रख लिया और उसको तब तक नौकरी पे रखा जब तक उससे आपके पूरे पैसे वसूल नहीं हुए। ऐसी बात नहीं थी। एक अपने समाज के ही है, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता हूँ, उसको कुछ फंड दिए थे, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फंड रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो उसको जब वो एनबीएफसी के हिसाब से नोटिस गया तो वो मेरे पास आया। किसी का फंड नहीं दे पाने के पीछे लॉजिक होती, उसका इंटेंशन क्या है कि वो फंड क्यों नहीं दे पाया। जब उससे पूरा डीपली स्टडी किया तो ये समझ में आया कि वो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो ट्रैक गलत है। मैं तो सर सॉरी, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो भी प्रोफेशनल फर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे वो बिजनेस जो कर रहा है उसके बारे में उसको एडवाइस दे। सर समाज का तभी सुधार होएगा जब हर आदमी अपने आप में सुधार करेगा। समाज जब भी आगे बढ़ेगा जब हर आदमी सक्षम होएगा। कुछ चंद लोग समाज में डोनेट कर रहे हैं और चंद लोगों से समाज नहीं चलता सर। तो आपकी जो प्रोफेशनल फर्म है, आपने जो से वो आए थे, पंकज जी से भी मैंने ये बातें शेयर की थी कि एक से सब, क्योंकि अभी भी अपने मेवाड़ समाज के में 90% को जो बोलूँ जो उनका बिजनेस है वही चला रहे, वो कुछ नए बिजनेस की सोचते ही नहीं है और वो विज़न ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ प्रोफेशनल फ्रॉम वो नए बच्चों को, एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है, कितने 20, 22, 24 साल 25 साल के बच्चों को पूछते हो क्या करना, अरे देखा भाई साहब का ही करना। अच्छा वो फॉरेन क्यों जा रहे हैं मालूम आपको? 90% बच्चे फॉरेन इसके लिए जा रहे हैं कि वहाँ से आके वो यहाँ की दुकान ही संभाल दे, सिर्फ उनके अच्छे घर में शादी हो जाए। क्या क्या बच्चा भाई फॉरेन रिटर्न है। पर फॉरेन जाने के पीछे लॉजिक क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनका विजन क्या है, कुछ नहीं पता। फॉरेन जा रहे हैं, अरे फॉरेन जाके 50 लाख रुपया खर्चा करे, इससे जब 50 लाख एफडी करा देते, वो हर महीने 50,000 की इनकम हो जाती। इज अ वेस्ट ऑफ मनी। 90% तेरापंथी समाज के बच्चे फॉरेन जाके आके उसका ही जो बिजनेस है वो संभालते। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका ये आंसर है सर। नहीं, आपने बड़े कन्वीनियंटली मेरे सवाल को ये कर दिया, साइड कर दिया। मेरा आपके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि किसी एक सज्जन आदमी ने आपसे पैसा लिया और आपने उसको तब तक नौकरी पे काम कराया जब तक पैसा आपका वसूल नहीं हुआ। ऐसे नहीं, फिर उससे जब समझा, उसको पता चला उसको बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसको जिस बिजनेस की एक्सपर्टीज थी उसको मैंने वहाँ पे जॉब करवा दी। मैंने यहाँ नहीं किया, कहीं उसको जॉब करा दिया और जॉब से जो सैलरी आती थी उसमें से उसने रीपेमेंट किया। तो मेरा इंटेंशन रिकवरी नहीं था, मेरा इंटेंशन था कि अपने कोई भी बंदा अगर उस चीज़ को नहीं दे पा रहा तो अपन उसकी कैसे हेल्प कर सकते, वो फोकस था। मेघराज जी, ये पैसे की दौड़ में आप इतने बिजी हो गए कि आपके परिवार वालों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है लेकिन मेघराज जी का टाइम किसी भी कीमत पे मिलता नहीं है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, क्योंकि हमने सुना है कि बम्बई में अगर सबसे महंगा किसी का टाइम है तो मेघराज जी का टाइम है। ये बात तो गलत आपके है। परिवार का आपके ऊपर आरोप है कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देते। नहीं, ये बात गलत है। और मैं नहीं कि कोई भी, मैं तो यही चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी सदन में बने कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करे कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है मैं समझता हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्धन है। अब वो टाइम अपन कहाँ दे रहे ये इंपॉर्टेंस है। टाइम नहीं है, टाइम तो सबके पास है 24 घंटे सर, कैसे बोल सकते हैं टाइम नहीं है? वो टाइम कहाँ अपन डेली एक चीज़ होता है कि अपन फोकस है कुछ चीज़ पाने का, और जो यात्रा चालू की उस यात्रा तक पहुँचने का। तो ऑफकोर्स उस यात्रा को अचीव करने के लिए, वो गोल को अचीव करने के लिए घर में उतना समय नहीं दे पाते हो जितना देना चाहिए। बट अभी आपके पास दो चॉइस है कि या आपका गोल अचीव करो और या फिर या फिर घर में टाइम दो। तो ऑफकोर्स कहीं एक को चॉइस करना पड़ेगा। जब गोल अचीव करना है तो ऑफकोर्स उसमें कुछ तो 19-20 होएगी। तो बट थैंक्स टू माई वाइफ, कभी नहीं बोलती घूमने लेके जाओ। नहीं, घूमने नहीं, उसने इस चीज़ के लिए मेरे को फ्री किया कि मैं कभी भी समय में उनको समय दे पाया या नहीं दे पाया, मैं बच्चों को समय दे पाया या नहीं दे पाया, शी इज़ ओके कहा नहीं, आप आपका गोल अचीव करो, हम देख। मेघराज जी, आपके ऊपर जनता का ये अगला आरोप है कि आप हमेशा समाज में
किंग मेकर बनने की कोशिश करते हैं, आप कभी समाज में आगे नहीं आते, लेकिन आप हमेशा ये चाहते हो कि आप पीछे रहो, आप किसी को आगे कर दो और पीछे से रिमोट कंट्रोल के जैसे आप किंग मेकर बन के काम करो। मैं कोई भी समाज में पोस्ट में इसके नहीं जा सकता हूँ। पहली बात तो मैं कोशिश भी नहीं की, और अगर मिल भी जाए तो सर मैं उस पद से जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं समय नहीं, उस काम के लिए समय नहीं दे पाऊँगा। तो जिस काम को अपन जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो पोस्ट लेके नाम के लिए मेरे को कोई पोस्ट लेना नहीं है, ताकि मेरे को अग्रिम पंक्ति में बैठने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि वो मेरा गोल ही नहीं है। आज मैं अध्यक्ष बन जाऊं और अपने समाज की रीति रिवाज जो सिस्टम को जानूँ ही नहीं, और उसके पहले ही अध्यक्ष बन के क्या फ़ायदा। इसके लिए ऑफकोर्स अपन धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, तो जो अपने से हो सकता है, जो अपने से हो सकता है अपन वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए अपन किंग बनने की कोई इच्छा रखते भी नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट डिजर्व फॉर दैट। मैं समाज की कोई पोस्ट ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो जिस पोस्ट को डिजर्व नहीं कर पाए वो पोस्ट क्यों लूँ मैं सर। जिस दिन मेरे को ये टाइम और समय आएगा, इसलिए आप किंग मेकर बन जाते हो। नहीं, किंग मेकर नहीं करता हूँ, वो एक सेकंड मैं भाई उसके साथ सहयोग करता हूँ। आज 2012 में BC बालाजी के नेतृत्व में जो हमने समाज का प्रोग्राम किया था सर, वो गौरव कोठारी से तभी मेरा फर्स्ट टाइम परिचय हुआ था। तो बॉम्बे की कार्यकारिणी में मैं था, तभी जो प्रोग्राम किया था उसमें भी 20,000 आई थिंक अपने जो तेरापंथी समाज का, वो आज दिन तक इतिहास का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा। मार्केटिंग से लेके जो अपने आचार्य श्री की प्रभावना जो करनी थी, वी डिड बेस्ट, जो करना था हमने किया। उसके बाद जब मेरे को महसूस हुआ कि मेरे बस की बात नहीं है, अपन ये सब चीज़ें कर पाएंगे, तो अपन ठीक है, अपन बैक फुट पे ही इस चीज़ों को अपन सपोर्ट करें। इसके लिए मैं किंग मेकर की इच्छा ही नहीं है कि अपन उस पोस्ट को डिजर्व नहीं कर पाते। मेघराज जी, जनता का आपके ऊपर दूसरा आरोप है कि आप शो ऑफ बहुत करते हैं, आपको दिखावा करने का बड़ा शौक है, आप कुछ भी छोटा नहीं करते। मतलब एक समाज में एक ही प्रोग्राम किया तो उसमें सीधा प्रियंका चोपड़ा को लेके आ गए, और हमेशा तामझाम। शो ऑफ की डेफिनेशन बताता हूँ मैं सर। शो ऑफ किसको बोलते हैं? अगर यहाँ शो ऑफ इज़ वन टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कहीं मीटिंग करने जा रहे हो, एक 5,000 का सूट पहन के जाओ, एक 50,000 का सूट पहन के जाओ सर, तो कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। मतलब आप अगर तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का शो में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कर्जा ला के आप शो में करो, पर अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपको शो ऑफ करना ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है, शो ऑफ नहीं करोगे आगे कैसे? शो ऑफ इज सेल्फ को एकदम अच्छे से प्रेजेंट रखना। आज अगर आप 25-50 लाख भी साल का कमाते हो और आप शायद गाड़ी ड्राइवर भी नहीं रखते हो, तो ये आप आपका समय का व्यर्थ कर रहे हो वो गाड़ी चला के। जो काम 20,000 का ड्राइवर कर सकता है, वाई यू वेस्टिंग योर टाइम? आप वो एनर्जी और लगाओ। अभी इसको आप बोलेंगे शो ऑफ है कि आप ड्राइवर रख रहे हो, ड्राइवर नहीं है, उसमें आपके विजन क्या है। शो ऑफ तो अपने आप को प्रेजेंट करने की कला है सर। एक शो ऑफ ये होता है कि अपने पास नहीं है, किसी को बताना, किसी को नहीं बताना, वो अपने आप को बताना, अपने आप को कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। आप सोचो सर, मैं राजस्थान से और यहाँ तक सिर्फ 12 ही पढ़ रहा हूँ, राइट। 12 पढ़ने के बाद हिंदी मीडियम से आया था। मेरे सपने बड़े थे, मेरे को कुछ अलग करने की इच्छाएं थी। तो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में मेरे को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है वो भी पता नहीं था सर। पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर। एज ऑफ 40 मैंने ट्यूशन किया, घर पे टीचर रखा इंग्लिश सीखने के लिए। 40 साल की उम्र में, मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो 40 साल की उम्र में। हाँ, और पैसा कमाने में लगे हो और एजुकेशन ले रहे हैं। अरे इस क्यों नहीं सर, जो अपना फोकस था कुछ, तो उसके लिए एटलीस्ट अपने को शर्म तो नहीं। इसको फिर आपके एंगल में बोले कि ये शो ऑफ है, आपको इंग्लिश पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। पर जिस कार्य में अपन जा रहे हैं वहाँ थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी ज़रूरी थी, इसके लिए अपन ने वो चीज़ की। मतलब इमीडिएटली ये मेरा दूसरा अगला आरोप जो आपके ऊपर आने वाला था वही इसी से शुरू हो जाता है कि आप अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी और को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप बड़े फोकस्ड अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति
फोकस्ड रहते हो और आप अपने आप को टाइम देते हो। नहीं नहीं, ये बात गलत है। मैं जिस गांव से ताल्लुका रखता हूँ सिसोदा, और वहाँ धाकड़ परिवार है और सब मेरे भाई है। मैं बोलूँ 200 250 300 भाई है तो भी कम है। जब भी मौका मिला सर, उनके साथ हर चीज़ शेयर की, उनको बाहर में लेके गया, उनको वो किया। ऐसे कभी नहीं है कि मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देता हूँ। ऑफकोर्स इम्पोर्टेंस किस एंगल से होता है, मीन्स किस चीज़ का इम्पोर्टेंस, मीन्स ये मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि भी आपने बताया कि आपने अभी एडमिट किया कि आप फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाए, आपकी वाइफ ने आपके साथ कोऑपरेट किया, लेकिन आपके पास इतना टाइम था कि नहीं, आप 40 साल की उम्र में एजुकेशन लो। तो ये आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने प्रायोरिटी दी, आपके लिए संभव था, टाइम निकाल पाए, आप इंग्लिश पढ़ पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी नहीं समझा। वो कहावत है ना सर, कुछ पाने के लिए कुछ नीचे और करना पड़ता है। तो वो गोल के लिए छोटी छोटी चीज़ें, पर ऐसा कुछ नहीं इम्पोर्टेंस दिया। ऑफकोर्स यहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ इम्पोर्टेंस दिया सर। अभी अभी आपने सिसोदा गांव का नाम लिया, तो जनता का आपके ऊपर ये आरोप है कि आप धाकड़वादी हो। जहाँ पे भी देखते हैं हमेशा आपका धाकड़ 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 बहुत चलता है। अभी सिसोदा है, हमारे 150 परिवार सब धाकड़ी है, और सब समाज में भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं होगी जहाँ कोई धाकड़ नहीं रहेगा आपको, या समाज में ऐसा कोई भी सभा या कोई भी यहाँ नहीं है जहाँ धन का विसर्जन में कोई धाकड़ नहीं आए। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम बिलोइंग दिस धाकड़ फैमिली। तो ऑफकोर्स धाकड़वाड़ तो होना ही है सर। आपके ऊपर जनता का अगला आरोप है कि आपने अपने शो ऑफ, अपने ग्लोरीफाइड विजन के तहत विले पार्ला में चातुर्मास में बहुत खर्चा किया, और उस पर एक इंक्वायरी भी बिठाई गई, और आपने समाज के पैसे को बहुत। विले पार्ला हमारा छोटा क्षेत्र है, आप सबको ही पता है, ये सब श्रावक जानते हैं कि वो बहुत छोटा क्षेत्र है। विले पार्ला में हमारे लिए कोई भवन नहीं है। अभी महाराष्ट्र का चौमासा भी करना है, भवन नहीं है, तो भवन अपने को हायर ही करना पड़ेगा सर, और हायर में पैसे लगेंगे ही। तो उसमें 30-40 लाख रुपए का फर्स्ट जो चौमासा किया था, अभी खर्चा हुआ था महेंद्र मुनि के टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये पहला चौमासा हुआ था। आचार्य श्री के यहाँ से भी वो आया था, पर उनका हमने रिप्लाई दे दिया, और उस चीज़ को आचार्य श्री ने भी एक्सेप्ट किया कि कोई चॉइस नहीं है, कि हमारे पास वहाँ पे भवन नहीं था, इसके लिए उतना खर्चा हुआ। और वो खर्चा एक्चुअली आप सोचो, ये साधुवाद की बात है। इतना छोटा सा विले पार्ला समाज, 18 फैमिली, मेन करके कोठारी फैमिली, ताकड़ फैमिली, ऐसी 3-4 फैमिली है जिन्होंने कंटिन्यूशन 5 चौमासे की। जनता का यह मानना है कि आप बचपन में सीए बनना चाहते थे, आप का एजुकेशन, क्योंकि आपको बहुत ऊंची उड़ान भरनी थी, 15 साल की उम्र में आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो आप सीए नहीं बन पाए, तो आपने कई सीईओ को ही नौकरी पे रख लिया। जनता ऐसा मानती है कि लगभग आपके यहाँ 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें बहुत सारे सीए आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ऑफकोर्स मेरा सपना था, सीए नहीं बन पाया। वो तो जो चीज़ सोचते वो हमेशा हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और जब अपने विज़न में आगे बढ़े, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि आई एम नॉट अ किंग, आई वांट टू किंग मेकर, राइट है। तो जो चीज़ जो बिजनेस के लिए अपने को जो सपोर्ट चाहिए, जो सीए की ज़रूरत पड़े, तो उनको हायर ही करना पड़ेगा। वो चॉइस किया है। अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है तो चॉइस किया है, इसके लिए सब सीए हायर किए मैंने। मतलब आप ये मानते हो कि अगर मुझ में टैलेंट नहीं है तो टैलेंटेड को हायर कर लो, Yes. और टैलेंट अपना बना लो। मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन से भी जो ऊपर है वो है लीडर, कि आप कितना अच्छा लीडर बन सकते हो। आज नरेंद्र मोदी क्या है, ही इज़ अ गुड लीडर, तो आज देश का पीएम बना है। वो थोड़ी उसको ही इज़ अ फाइनेंस का उसको अंदाजा है, ही इज़ अ गुड लीडर। तो मैंने ये सोचा है कि जो चीज़ हमें नहीं आती, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सर, आईटी में कंप्यूटर में मेरे को सिर्फ मेरा ईमेल चेक करने आता है, नथिंग एल्स। इसके बावजूद मैं 2 आईटी कंपनी चला रहा हूँ। आप तो प्रोडक्शन भी करते हो, फिल्में भी बनाते हो। वो एक कंपनी है एंटरटेनमेंट, उसमें दिस इज वन। अच्छा ये भी आप सोचो कि समाज से, जब समाज में फर्स्ट टाइम 2012 में वो अपने वो किया था प्रोग्राम, वो प्रियंका
चोपड़े को अपन लेके आए थे, तभी अपने सोचा यार दिस इज अपन एक बिगर मैनेजमेंट। ऑफकोर्स उसमें गौरव कोठारी और बीसी बायोलॉजी का बहुत सहयोग रहा, बहुत सपोर्ट रहा। उनके बिगर अपन इतना अच्छा इवेंट कर सकते हैं तो वाई नॉट। तो इसके लिए एक इवेंट कंपनी स्टार्ट कर दी और चल रही है अपने लेवल से वो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जनता की अदालत है, आइए कुछ सवाल जनता से। बाबूलाल जी। श्री मेघराज जी की पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ, उनके व्यक्तिगत प्रभाव से, उनका जो प्रभाव है बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बहुत कड़ा स्वभाव प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आप रमेश जी धाकड़ को हमेशा अपना आदर्श मानते रहे हैं और आपने इस बात का जिक्र कई सभा संस्थाओं और बड़े लोगों के सामने किया है। जब आप उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, पितातुल्य मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो क्षेत्रपाल बावजी का जो वहाँ पे विरोधाभास है, आपका परिवार उनके अगेंस्ट में जब काम कर रहा है, तो क्या यह आपका दोहरापन नहीं है? क्या आपकी नैतिक जवाबदारी नहीं बनती है कि आप अपने आदर्श, जहाँ एक तरफ आपका आदर्श है वहीं आपकी दूसरी तरफ आपका परिवार है, क्या उन दोनों का समन्वय करके क्या आपसी दोस्ती वापस बन नहीं सकती? आपका प्रेम भाव नहीं बन सकता? और मैं मानता हूँ हर धाकड़ परिवार अपने आप को 150 परिवारों का भाई मानता है, उस परिवार का सदस्य मानता है, तो निश्चित रूप से आपकी एक नैतिक जवाबदारी बनती है। क्या यह, इस बारे में मैं आपका स्पष्टीकरण चाहूँगा और यह आरोप भी है। ये बात सही है कि मैंने भी सुना था कि वो मंदिर का जो भी चल रहा है उसमें कुछ मतभेद है वहाँ पे जो, और इस सब चीज़ों में मैं फैक्ट बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को न तो मेरे को समझ है न टाइम है, और ये बाबूजी के काम में मैं इंटरफेयर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उस सही गलत क्या अपना अंदाज़ा नहीं। रही बात, हमारी कोई फैमिली या कोई भी धाकड़ परिवार रमेश भाई साहब के खिलाफ नहीं है, और न कभी था, न है, और न कभी रहेगा। रही वो कोर्ट की बातें चल रही है, वो कोर्ट में वो एक ट्रस्ट बना था, उस पर फिर दूसरा ट्रस्ट बनाया, वो लीगल मैटर है। उस मैटर में मैं कुछ जानता ही नहीं, इसके लिए मैं आपको उस बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, ये हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि ये सब चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाए, और वो आई थिंक 1-2 महीने में इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, 1-2 महीने में इसका सुलह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल? अब क्योंकि जनता नहीं सवाल ले रही है, मेरे पास भी और एक सवाल है। टाइम पूरा हो रहा था, इशारा मिल रहा था, मैंने सोचा चलो जनता का सवाल ले लेते हैं। जनता का आपके ऊपर एक और बहुत बड़ा आरोप है कि आप बड़ा पिक एंड चूज़ करते हो। जब आपको ज़रूरत है तो आप 10 फ़ोन कर दोगे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई अगला 100 फ़ोन कर दे, आप जवाब भी नहीं दोगे, फ़ोन भी नहीं उठाओगे। नहीं, ये बात तो गलत है। ऐसा शायद कोई नहीं बोल सकता है कि मैं किसका फ़ोन किया और नहीं उठाया हो। इनफैक्ट ऐसे जिसको मैं नहीं भी जानता हूँ उसका कॉल आ गया है या वो मेरे पास आ गया तो भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके लिए जो भी कर सकता है। ये बात 100% गलत है कि मैं किसका फ़ोन नहीं उठाता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा जज साहब से कि अपना फैसला सुनाएं। विशिष्ट गणमान्य आदरणीय श्री मेघराज जी धाकड़, जिन्होंने जनता की अदालत में अपने आप को अभियुक्त के रूप में पेश किया और कोई एडवोकेट की सहायता नहीं लेते हुए अपनी जीरा खुद की, और एक बड़ा अच्छा लगा कि जनता की अदालत में जनता की ओर से सिर्फ एक आरोपी आपके ऊपर तय हो पाया, तो ऐसा लगता है कि ये जनता की निगाह में अभियुक्त कम है। फिर भी राज सिंह की ओर से जो प्रश्न और आरोप तय किए गए उसमें जो बातें सामने आई है, एक तो आपका सारा जो क्रिया है, आपकी जो सारी सोच है, जो सारा विज़न है, वो पैसे के अर्थ के इर्द गिर्द ही चलता है। और उसमें उन्होंने ये प्रयास किया है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स है उनको मैं एडॉप्ट करता हूँ और उन्हीं के माध्यम से मैंने मेरी आर्थिक प्रगति की है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने उपस्थित जनमेदिनी है उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने कि अर्थ के विकास में मेघराज जी से हम किस तरह से प्रेरणा ले सकें, ये कार्य भी होना चाहिए। अब जो आती है कि एक आरोप ये भी था कि आपने
उसको एम्प्लॉय को अपने यहाँ रख लिया, तो उसका भी उन्होंने सटीक अच्छा जवाब दिया कि अगर एम्प्लॉय की प्रोग्रेस होती है मेरे यहाँ रखने से भी, तो उसको आर्थिक सहयोग भी मिलता है और उसका बुद्धि का विकास भी होता है। तो ये कार्य मैंने किया है और काफ़ी सवालों के उन्होंने जवाब बहुत बेबाकी और स्पष्टवादी दृष्टिकोण से दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोई शोबाजी नहीं करता हूँ, एक प्रेजेंट करने की कला को मैं शो मानता हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किंग मेकर जो है, मैं आपको ये भी एक एडवाइस करता हूँ कि किंग मेकर यदि किंग बनता है तो उसका क्या हर्ष होता है। तो ये भी एक इतिहास आपके सामने साक्षी है कि हमेशा आप जब किंग बने तो किंग मेकर की भूमिका से हटकर किंग बनने का प्रयास करें। और आपके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगे हैं कि आपने जो पैसा वसूली या ये जितनी बातें लगी, आपने बहुत बेखूबी से जवाब दिया और बेबाकी रूप से अपना जवाब दिया। मैं आपको इन सभी इल्ज़ामात से बरी करते हुए आपको ये आरोप से बरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अदालत में आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम आप सभी का बहुत आभारी है, STMF का आभारी है, हमारे सपोर्ट स्टाफ का आभारी है, इन साउंड सिस्टम का आभारी है और प्रोग्राम के पश्चात भोजन की व्यवस्था है।